नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं शारदा सरोहा। सिरसा, डेरा सच्चा सौदा और डेरा प्रमुख कई सालों से विवादों में हैं। लगातार विवादों में चल रहे इसके सारी खबरों के बीच डेरा प्रमुख के खिलाफ कई मामले कोर्ट में हैं। आज एक और मामले में डेरा प्रमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 166 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में आज हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। इतने सारे मामलों और आरोपों के बीच डेरा प्रमुख के लिए जो लोगों की आस्था है वो बरकरार है और डेरा प्रमुख एक फिल्म में हीरो और भगवान के मैसेंजर बनकर भी आ रहे हैं। इन सब मामलों पर आज चर्चा करेंगे कि ये कैसे पिता हैं। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा के 166 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में अब कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को 2 मार्च को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के आदेशों की जो तामील करने के लिए एक टीम एसडीएम के नेतृत्व में आज डेरा सच्चा सौदा भी पहुंची। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा के 166 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और डेरा सच्चा सौदा पर सख्ताई दिखाते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और सीबीआई को भी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की रिपोर्ट 2 मार्च को हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। नहीं करना ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਅਮਾਈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ टाइम टू टाइम अदालत की मदद करेगा भी की सीबीआई की तफ्तीश। तो वहीं सीबीआई के वकील का कहना है कि वो हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे और हरियाणा पुलिस से पूरा मामला हैंडओवर मिलने के बाद जांच भी शुरू कर देंगे। एफआईआर तो विद इन शॉर्ट स्पैन, वो तो साथ के साथ ऑर्डर जैसे भी है आगे कंप्लाई होगा। सून इट विल बी रजिस्टर्ड। once after receiving the certified copy we have to go through the contents, what are the directions of the court, then accordingly appropriate action will be taken on the in compliance with the orders of the court। इधर हाई कोर्ट के मामले में सख्त होने पर शिकायतकर्ता हंसराज ने जहां खुशी जाहिर की तो वहीं कहा कि डेरे में अभी भी साधुओं को नपुंसक बनाया जा रहा है। वो सीबीआई को हैंडओवर हुआ है सारा पूरे का पूरा मामला और इसके अलावा एफआईआर भी करने को बोला है और काफ़ी टाइम बाद एक बहुत बढ़िया फैसला आया है। और इसके अलावा पूरी जो हरियाणा पुलिस है जितना भी इस केस से रिलेटिव जितना भी डाटा है वो सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए बोला है। देखिए, ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी भी ये काम चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग जाएगा कि ये काम किस हद तक गया हुआ है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जिस तरह से जांच होनी चाहिए और वैसी इसकी मैं जांच की मांग करता हूं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की मुश्किलें बस यही नहीं थमी, क्योंकि मंगलवार दोपहर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सिरसा के एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच टीम डेरा सच्चा सौदा पहुंची। दरअसल रामपाल मामले के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी डेरों की गतिविधियों की जांच के आदेश दे रखे थे। जांच करने पहुंचे एसडीएम ने बताया कि डेरे की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों पे हुआ है, कमेटी गठित की गई है जिसमें मैं, सिटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी हेडक्वार्टर तीनों सदस्य हैं। हम अपनी जांच करेंगे। जो ये किस प्रकार की जांच के आदेश? नहीं, वो एक जनरल सर्वे है कि अंदर क्या है डेरे में, आप पूरा होगी वीडियोग्राफी कराएंगे, पूरी डिटेलिंग लेंगे उनसे मिलके, वो हम बता देंगे आप डिटेल जो भी हो। जिला की सभी डेरों की जांच की जाएगी? फिलहाल इसी के आदेश हैं, वो हम कर रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में हरियाणा सरकार को भी जांच करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन सरकार की ढीली कार्रवाई से असंतुष्ट न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए
तल्ख टिप्पणियां भी की हैं और अब इस मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। तो उधर डेरों की जांच के आदेश पर भी तामील होनी शुरू हो गई है। अब ऐसे में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुश्किलें बढ़ना तो लाजमी है। एवं तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर और सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। और इन सब चर्चाओं के बीच चर्चा डेरा प्रमुख की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड की भी है, जिसका विरोध भी प्रदेश में शुरू हो गया है। एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा का कहना है कि इस फिल्म का लोगों पर गलत संदेश जाएगा, इसीलिए इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सेंसर बोर्ड और हरियाणा सरकार को पत्र लिखेंगे। जो राम रहीम ने मूवी बनाकर हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है और जिसने अपने आप को खुदा का फरिश्ता बताया है, उस पर हमें पूर्ण एतराज़ है और हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि खुदा के फरिश्ते तो भलाई के लिए करते हैं। मगर जिस प्रकार राम रहीम पर कत्ल के केस चल रहे हैं, रेप के केस चल रहे हैं, फरिश्तों के ऊपर केस, ऐसे केस तो नहीं चलते। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो उनकी फिल्म रिलीज होगी उसका विरोध भी करेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे और हरियाणा सरकार को भी लिखेंगे कि इसकी फिल्म चलने से लोगों में गलत भावना जाएगी और लोगों में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए यदि शांति बना के रखें और ऐसी फिल्में प्रकाशित ना की जाएं। तो डेरा प्रमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज एक और मुश्किल इस मामले में बढ़ गई है, क्योंकि नपुंसक बनाने के मामले में, अनुयायियों को नपुंसक बनाने के मामले में अब सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीबीआई को आदेश ये दिए कि 2 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपे और इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। तो चर्चा यही है कि किस तरीके से तमाम आरोपों के बीच डेरा प्रमुख घिरते जा रहे हैं और इन आरोपों के बावजूद अगर डेरा प्रमुख लगातार लोगों की आस्था का केंद्र भी बने हुए हैं, तो सवाल उठते हैं ऐसी आस्था पर कि ये कैसे पिता हैं जिन्हें सब पिता कहकर संबोधित करते हैं। उनकी आस्था पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इन तमाम आरोपों के बीच, कोर्ट में चल रहे मामलों के बीच गंभीर मामले भी अब सामने आ रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं। तमाम मेहमान चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान एवं तहलका हरियाणा के कार्यकारी संपादक चर्चा में हमारे साथ हैं। रिटायर्ड IPS के तोमर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रमणीक मान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। खुद याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता हंसराज जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनेलो की तरफ से प्रवक्ता इनेलो प्रवीण अत्री फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तमाम और मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। बता दें कि डेरे की तरफ से डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसा हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तो सभी मेहमानों से चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये कैसे पिता, ये सवाल हम लगातार कर रहे हैं, ये कैसे पिता, क्योंकि डेरा प्रमुख को लोग पिता कहकर संबोधित करते हैं जो उनके अनुयायी हैं। हंसराज जी याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये कैसे पिता हैं, उन्हें सब पिता कहकर संबोधित करते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, आपसे जानेंगे कि क्यों उन्हें पिता कहकर संबोधित करते हैं और इसके पीछे लोगों की भावना क्या रहती है और डेरा प्रमुख का क्या कहना होता है। देखिए, इसमें पिता वाला मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जो पिता होता है वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता जैसा इस बाबा ने किया है। इतना मानवता से गिरा हुआ काम किया है, जो इंसानियत से गिरा हुआ काम किया है। और जो लोग इनको कहते हैं, जो इनके जो पहले वाले बाबा जी थे, सतनाम शाह जी, हमारे प्रीसेप्टर मुर्शिद, तो उनको ये एक नाम उनको लोग पुकारते थे परमपिता जी के नाम से। तो वही सिलसिला चलता आ रहा है शुरू से। पब्लिकली इसको कोई पिता नहीं कहता है। हाँ, बाकी ये पब्लिक को डायरेक्शन इस तरह से देता है। तो ये खुद लोगों को बोलता है कि मुझे फरिश्ता के रूप में लोगों को करवाता है कि मुझे फरिश्ता कहा जाना चाहिए। जी, फरिश्ता कहा जाना चाहिए। और उसी बात को और भुनाते हुए एक फिल्म को लेकर भी आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे रमणीक मान जी, क्योंकि बीजेपी पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो डेरे के मामले लगातार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आफत बनते ही दिख रहे हैं। इस मामले में भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जांच शुरू हो गई है। डेरा प्रमुख एक तरीके से खुद को पिता कहते हैं या फिर भगवान का मैसेंजर कहते हैं या फिर तमाम बातों के बीच वो श्रद्धालुओं के बीच बने रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की तरफ से इस मामले पर, क्या प्रतिक्रिया है? और खासतौर पर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि फिल्म का उनकी तरफ से जो विरोध हो रहा है लोगों की तरफ से। जी,
देखिए, पहला तो ये कि अभी हाई कोर्ट का डिटेल्ड रिटन ऑर्डर नहीं आया, इट वाज अ वर्बल प्रोनाउंसमेंट। अभी ये उन्होंने वर्बली कोर्ट में, ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया है जी। एक बार वर्बल ऑर्डर रिटन ऑर्डर देख लेते हैं डिटेल में क्या है। जहां तक प्रश्न है आस्था का, देखिए लोगों की आस्था डेरों में और धार्मिक संस्थानों में बनी हुई है, लगातार बनी हुई है जी। जहां तक प्रश्न है इनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगे हुए सिद्ध होने की अभी प्रतीक्षा हमारे को करनी चाहिए, इससे पहले कि हम इन टिप्पणियों पे जाएं। अभी कोर्ट ने भी जांच के आदेश दिए हैं और मैं ये समझता हूं कि एक दफा इसकी इन्वेस्टिगेशन, जैसे पिछले डिबेट में भी हमने कहा था कि विस्तार में इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, एक बार हो जाए एंड लेट दिस मैटर बी सेटल्ड फॉरवर्ड। जी, एक छोटा सा सवाल सीधा आपसे भी कर लेते हैं तोमर साहब कि आरोप जब सिद्ध होंगे उसके बाद की बात अलग होगी, लेकिन फिलहाल जब आरोप लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप किसी शख्स पर लग रहे हैं, उसके बावजूद लोगों की आस्था की वजह वो बनता है, क्या वजह मानते हैं इसे? ये सीधा साधा जो इसके फॉलोअर्स हैं वो 99% गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है। वो उनके भलेमानसता का, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर ये इस तरह के लोग भगवान बने बैठे हैं। तो इसमें हमारा जनता का ही सारा दोष है, जो हम ऐसे आदमियों को जिनके ऊपर मर्डर के केस हैं, बलात्कार के केस हैं, फिर जो अपने आप को खुदा, भगवान, गुरु सब कुछ अपने आप को कहता है, फिर फिल्म बना के हीरो बनता है और उसमें गाना बड़ा गंदा आया हुआ है। तो कहने से मेरा मतलब ये है कि ये कोई धार्मिक गुरु नहीं है जी, लेकिन इसके फॉलोअर्स जितने हैं, इसको क्रिटिसाइज करोगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। सर फॉलोअर्स नहीं, आरोप तो सरकार पर भी लगते हैं कि उन्हें सपोर्ट करने का जो भी रहता है, क्योंकि फॉलोअर्स के हिसाब से सरकार बनती और बिगड़ती। धीमान साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि चर्चा तमाम पहलुओं पर करेंगे, लेकिन शुरुआत जो करते हैं कि वो आस्था की एक वजह होती है और इसीलिए लोग उन्हें पिता तक कह देते हैं, इसीलिए लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, सिरसा जो डेरा है, सिरसा वाला सच्चा सौदा बोलते हैं, पहले पुराने गुरुओं से चले आ रहे हैं जी। लोगों की आस्था, धार्मिक आस्था को किसी को हम रोक नहीं सकते हैं, सबको सब जिसमें जिसका किसी को भरोसा है तो कर सकते हैं। ये डेरा विवादों में क्यों आया? पहले एक सीबीआई की जिसकी जांच चल रही है, जो कोर्ट में है अब आज की डेट में, आरोप तय हो गए हैं, जिसकी ट्रायल चल रही है, वो एक गुमनाम पत्र आया था जिसमें रेप के आरोप लगे थे और उसको भी हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिया था। सीबीआई ने फिर और एक मर्डर के केसेस में भी सीबीआई ने जांच करके और तीनों की चार्जशीट फाइल कर दी, जिसका ट्रायल चल रहा है। आज जो एक नया मामला जिसपे आज फिर सीबीआई को कहा कि वो एफआईआर दर्ज करे और जांच करके बताए, 2-3 महीने का जो टाइम दिया हाई कोर्ट ने, उसमें जो याचिका करते हैं हंसराज चौहान, वो हमारे साथ हैं ही, बताएंगे, हम उनसे पूछेंगे कैसे उनका नपुंसक वाला जो मामला है। लेकिन उन्होंने एक इशू ये उठाया, जो याचिका जो मैंने पढ़ी है, कि 400 लोगों की इनके पास जानकारी है, जो सोचिए अब 166 लोगों की, और उसमें ये कहा कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें 2 डॉक्टर का नाम उन्होंने लिया है कि ये डॉक्टर जो है ये काम करते हैं जी। और लेकिन ये जबरदस्ती नहीं करते हैं, इनका माइंड वॉश किया जाता है कि जो आदमी साधु बन के सेवा करेगा उनको भगवान की प्राप्ति होगी थ्रू संत गुरमीत राम रहीम सिंह उनके द्वारा जी। और ये फिर अपने आप को इतना माइंड वॉश, इनका ये कहना कि माइंड वॉश कर देते हैं और फिर अपने आप को तैयार हो जाते हैं साधु बनने के लिए। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इन आरोपों अभी सीबीआई की जांच के बाद पता लगेगा कि इसमें कितनी सच्चाई। सीबीआई की जांच के लिए आदेश जरूर दे दिए गए हैं और डेरा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया वो भी हम लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ तमाम मेहमान और भी बने हुए, आदित्य इंसा भी प्रवक्ता है डेरा के, वो भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। आदित्य इंसा जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम आरोपों पर फिलहाल ये इंतजार जरूर किया जा सकता है कि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस तरह के गंभीर आरोप जिन पर लगते हैं उन्हें अगर लोग पिता कहकर संबोधित करते हैं, इन तमाम विरोधाभासों के बीच किस तरीके से पूरे मामले को आप देखते हैं? क्या स्टैंड है आपका? आदित्य जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कृष्णमूर्ति जी, डेरा विवाद तो शुरू हो ही चुके हैं, खासतौर पर इस विवाद पर हम जानना चाह रहे हैं, कई गंभीर आरोप डेरा प्रमुख पर लग रहे हैं, उनके खिलाफ लगे आरोपों पर और उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय हाई कोर्ट ने 3 महीने पहले राज्य सरकार को कहा था कि इनकी जांच करो
लेकिन राज्य सरकार की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि राज्य सरकार डेरा प्रमुख के आगे नतमस्तक है। 47 के 47 विधायक डेरा के सामने पेश हुए हैं। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने अब सीबीआई को जांच सुप्रद की है जी। ये राज्य सरकार की विफलता है जो हाई कोर्ट ने इस प्रकार के ऑर्डर किए हैं। राज्य सरकार की विफलता है। कृष्णमूर्ति जी बने रहे हमारे साथ। इस मुद्दे पर सियासत जब भी शुरू होती है तो तमाम आरोप एक दूसरे पर बने रहते हैं। प्रवीण अत्री जी, एक सवाल आपसे भी लेते हैं, क्योंकि सियासत इस मामले में जरूर जुड़ी रहती है कि सियासी जो भी मुद्दा रहता है वो जरूर डेरों के साथ जुड़ जाता है, किसको सपोर्ट रहता है, किसके आधार पर सरकार बनती है। इनेलो का क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो शारदा जी, आप ये मत कहिए कि सियासत जुड़ जाती है। सियासत में तो खुद ब खुद डेरा आया है। आपने देखा होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 1970 के अंदर एक डिसीजन आया था और उसमें बड़ा क्लियर डिफाइन किया था कि कोई भी रिलीजियस डेरा या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल मैंडेट या पॉलिटिकल फतवा जारी नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा के जो भी सो कॉल्ड बाबा हैं, उन्होंने पिछले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के हक में ऐसा किया। मतलब, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि आपका प्रोग्राम का नाम भी है, ये कैसे पिता? देखिए, पिता या तो जेनेटिक होते हैं या वो परमपिता परमेश्वर जिसने हमें बनाया है। इंडियन माइथोलॉजी के अंदर तो ऐसा माना जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड भी ऐसा माना जाता है। लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि जेनेटिक पिता और उस परमात्मा के अलावा ये जो पिता कहने का कल्चर है, ये मतलब किस तरह के इमोशंस हैं या किस तरह की भावनाएं हैं कि आप अपने जेनेटिक पिता और उस परमात्मा के अलावा किसी और कोई पिता बोल सकते हो। दिस इज आई थिंक बड़ा हास्यास्पद सी बात है। और एक चीज और, जो संत शब्द है, देखिए संत शब्द जो है इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। मतलब जो भौतिकवाद में ना पड़े, मेटलिज्म से दूर रहे इसमें। और यहाँ पे हालात ये है, उस व्यक्ति के लिए संत शब्द का प्रयोग हो रहा है जो फुली इन्वॉल्व इन मेटलिज्म। संत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है प्रवीण अत्री जी। और खासतौर पर एक और पहलू आपने उठाया है कि अगर किसी को पिता कहकर संबोधित किया जाता है तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी काम करती है, क्या लोगों का दिमाग काम करता है, क्या रहेगी, किस तरह की मानसिकता होगी। ये मानसिकता इसीलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खुद जो याचिका करता है हंसराज जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश एक तरीके से किया जाता है वहां पर जो भी अनुयायी होते हैं। एक चीज और बोलूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रेन वॉश होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं ना कहीं भावनाएं जो है उनको मिसयूज किया जाता है भावनाओं का। अभी जैसे तोमर साहब बोल रहे थे कि एक गरीब तबका है जो फॉलोवरशिप में है, कहीं ना कहीं इलिटरेसी भी उसमें है, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो एक इनसिक्योरिटी या ये कह लीजिए कि इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करता है कि इस तरह के सो कॉल्ड जो साधु हैं वो लोगों की भावनाओं को भड़का देते हैं या लोगों की भावनाओं का मिसयूज करते हैं। क्योंकि लोग बड़े सिंपल होते हैं, बड़े, क्योंकि लोग उनको जो उनकी वीक पॉइंट या वाइटल पॉइंट जिनको आप कह सकते हो, ये लोग उसका मिसयूज करते हैं, उसको डाइवर्ट करते हैं अपने फायदे के लिए। जी अत्री साहब, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डेरा प्रवक्ता है आदित्य हिंसा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हाँ, आवाज मिल पा रही है। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। आदित्य जी, आपकी प्रतिक्रिया आप जरूरी हो जाती है क्योंकि सीधे सीधे कुछ सवाल हैं आपसे, उन पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आरोप सीधे एक सवाल ये है कि अगर डेरा प्रमुख को कोई पिता कहता है तो उसके पीछे वजह क्या है? हाँ, अब पहले तो आप मेरी आवाज नहीं काटेंगे, मैं हर एक बात का जवाब दूंगा। आप मेरी आवाज नहीं काटेंगे। सबसे पहले व्यक्ति आया था, शायद जगजीत झिंडा या जो भी वो आदमी था, उसको किसी के धर्म के ऊपर या किसी और संस्था की कार्यवाही के ऊपर दखलंदाज और बैन लगाने की बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये फिल्म जो है ये धर्म के ऊपर है ही नहीं, ये ड्रग माफिया के ऊपर है और ये प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के ऊपर है। तो अगर जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, अनर्गल उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, यानी कि उनके हाथ जरूर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये तो है उसकी बात का जवाब। दूसरी बात, हंसराज चौहान याचिका करता है, वो जज नहीं है, उसे कहिए कि अपने तमीज और तहजीब के दायरे में रहे, क्योंकि आप अगर चैनल ये प्लेटफॉर्म बनाता है, किसी को ये प्लेटफॉर्म देता है ये क्वेश्चन करने के लिए कि गुरुजी संत हैं या हम उन्हें पिता क्यों कहते हैं, तो आप हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और आप सारे के सारे जो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। आदित्य जी, वो वक्त आपको भी दिया जा रहा है, सवाल का जवाब देने का वक्त आपको भी दिया जा रहा है जिस तरीके से बाकी लोगों को दिया जा रहा है, इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया साथ में ही ली जा रही है। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। आप कानूनन तौर पर लायबल हैं, आप
कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि गुरुजी हमारी आस्था के केंद्र बनने के काबिल हैं या नहीं? आप इस बात पे यू कैन नॉट सिट इन जजमेंट, क्योंकि आपने अध्यात्म को परखा नहीं है, देखा नहीं है, आपने मेडिटेशन सीखा नहीं है, उसको करके नहीं देखा, और हर व्यक्ति का स्वार्थ जुड़ा है। और जो तीसरा व्यक्ति है इनेलो का बोल रहा है, इसका जो पिता है अजय चौटाला, वो आया था आश्रम में वोट मांगने के लिए जेल से भागकर, और उसको मीडिया ने देखा है, सब लोगों ने देखा ऐसा है आदित्य जी। पहले तो मैं आपको ये बात बोलना जरूर चाहूंगा कि जिस तरह से जेनेटिक पिता और परम परमात्मा के बारे में मैंने बात की है, इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर पिता नहीं बोलते। आप पहले जिस बात के ऊपर आया लॉजिक वहां पे रखिए। आदित्य जी, जेनेटिक पिता होते हैं, एक परमेश्वर है हमारे पिता। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि वो कौन से इमोशंस हैं कि आप दोनों को छोड़ के एक तीसरे आदमी को अगर एक्सेप्ट करते हो, वो किस तरह के इमोशंस है? दिस इज द क्वेश्चन। आप इस तरह की बेकार की बात मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी आस्था पे ये सवाल आदित्य जी, इस पहली चीज आपको और क्लियर करना देते जी, धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। आप धर्म की बात मत कीजिए। धर्म की व्याख्या तो शायद आपको पता ही नहीं होगी कि धर्म की व्याख्या क्या है। आदित्य जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब सीधा सीधा आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो दूसरा सवाल आपके लिए ये है, अगर आप ये कह रहे हैं हंसराज जी यहाँ पर जो याचिका करते हैं उनके तमाम आरोप गलत हैं, उन आरोपों के बाद आरोप ये भी हैं कि किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश करके अनुयायियों का उनके साथ गलत हो रहा है, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया आपसे मांगी जा रही है, आपका रुख क्या है उन पर? बिल्कुल, ये आदमी जो है, ये आदमी 3 साल पहले डेरा छोड़ के चला गया था, उसके बाद भी गुरुजी के सामने आके लाखों लोगों के सामने भजन गाता रहा, तौबा तौबा मेरी तौबा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, YouTube पर आकर गुरुजी की उपमा करता रहता था। 5-7 दिन पहले तक आरोप लगाने से 5 दिन पहले तक गुरुजी की YouTube पे उपमा कर रहा था। तो ये लोग किस चीज से प्रेरित है? अपने शरीर में जाके इसने कहां पे क्या करवाया, कहां पे क्या करता है, ये बात हम नहीं जानते, ये बात इसको खुद को पता है ऐसा ये क्यों कर रहा है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में जितना बड़ा ड्रग माफिया है, जितना बड़ा ड्रग माफिया का सपोर्ट जो है, 2 मुख्य राजनीतिक लोको रीजनल पार्टीज हैं, वो ड्रग माफिया को सपोर्ट देती हैं। प्रजिंदर डिम्पी के नाम के गैंगस्टर से इनके लिंक्स हैं, इनके मुख्तार अंसारी और तमाम लोगों से इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लिंक्स हैं, और वो लोग जो है मिलजुल के ऐसी हस्तियों को प्रॉप अप करते हैं जो अनर्गल आरोप लगाते हैं। और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, पर हाईकोर्ट इज नॉट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, और इस ऑर्डर के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे, और जो आगे की कार्रवाई है आपके सामने आ जाएगी। आदित्य जी बने रहिए हमारे साथ। हाँ। लेकिन आप मर्यादा में रहें। आदित्य जी बने रहिए हमारे साथ, कुछ और सवालों के जवाब जरूर आपसे लेंगे, लेकिन अगर कोई आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के जवाब की प्रतिक्रिया आपसे ली जा रही है। खुद यहाँ पर याचिका करता है, वो शिकायत कर रहे हैं। करने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने गुरुजी को आदित्य साहब, आप हमें मर्यादा में रहने के लिए मत सिखाइए, हम ऑलरेडी मर्यादा में हैं, और मुझे पता है आप वहाँ सैलरी बेस पे काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आंखों के डॉक्टर हैं, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है, अगर आपको इस बात का दुख है तो आप इन्वेस्टिगेशन ओपनली करवाइए ना। आप कहिए ना, आप क्यों रोक लगा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पे, क्यों लोगों को कह रहे हैं? मैंने रोक नहीं लगाई है, मैं इस बात पे मैं इस बात आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, बोलिए ना सीबीआई वालों का, आप ओपनली इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है, मुझे पता है आप झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, आप पूरे ट्रेनर हैं, मुझे पता है आप काफी टाइम से डेरा के अंदर झूठ बोलने में पूरे एक्सपर्ट हो चुके हैं। बाबा आपको ट्रेनिंग देता है इस चीज की, मुझे आई नो वेरी वेल। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए है, आप इतने बड़े चैनल पे बात कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे। रमणीक जी, क्योंकि सरकार पर आरोप लग रहे हैं। आप इसलिए चैनल बुलाया है, आप अपनी बात जो आपके साथ हुआ वो एक बार बताइए विस्तार से, कैसे हुआ ये, कैसे हादसा हुआ, और किस तरीके की बात आपको हाईकोर्ट तक आना क्यों? आदित्य जी बने रहिए हमारे साथ, आपकी प्रतिक्रिया जरूर ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चर्चा आगे तब बढ़ेगी जब एक किसी इंसान की बात सुनी जाए और दूसरे को चुप रहना पड़ेगा। जरूर आपकी बात का वक्त आपको मिल रहा है, लेकिन तमाम और भी लोग हमारे साथ बने हुए जो चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। खुद यहाँ पर याचिका करता है जिनकी शिकायत है, उनकी शिकायत सुन लीजिए एक बार, उनके आरोप आपके सामने हैं। हंसराज जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को पूरे डिटेल में बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ कब, कहाँ और कैसे हुआ जी। आदित्य साहब आप भी सुन लीजिए, आप सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, आप सभी सुन लीजिए। 1996 में मैं डेरा के अंदर एंटर हुआ, बाबा ने मुझे बर्फी के 2 पीस दिए कि आज से तू साधु है, और मेरी ड्यूटी जो डेरे की भजन मंडली है, इसने खुद कहा है कि तौबा मेरी तौबा, वहां पे मैं ऐसा बोलता था, और मैं आज भी ऐसा कवालियां बोलता हूं, क्योंकि मैं एज ए गिटारिस्ट वहां पे बाबा के वहां सेवा करता रहा हूं। तो उसके बाद बाबा ने ब्रेन वॉश करने शुरू कर दिए। सन 2000 में
सन 2000 में बाबा ने सबके ब्रेन वॉश किए। और उससे पहले जो मैं बात बताता हूँ, 2000 पहले की बात है, उससे कुछ दिन पहले की बात है कि बाबा ने 400 से 500 लोगों की शाम मस्ताना जी धाम में एक मीटिंग बुलाई गई, एक वहाँ पे पार्टी रखी गई। रीजन क्या था कि साधु घरों को छोड़कर डेरे को छोड़कर अपने घरों को जा रहे थे। तो बाबा ने वहां सभी को इकट्ठा किया और बाबा का दिमाग काफी उस दिन गर्म था, तो सभी डर रहे थे कि बाबा पता नहीं आज क्या प्रवचन करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो उस दिन बाबा ने कहा कि पंजाबी में बोला है, थोड़ा माफी चाहूंगा, बाबा ने ऐसा बोला था कि असी तुहानू खस्सी करके छड्डांगे। तो एक गाली भी निकाली थी, असी तुहानू खस्सी करके छड्डांगे साड़ियों, फिर कैसे पासे हिल के बखायो। हंसराज जी, तो, आपसे ये चाहेंगे शब्दों के हिसाब से जो आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या रही है वो आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या रही है, क्योंकि आपका ये कहना है कि ब्रेन वॉश करके ऐसा किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? उसके बाद ही बाबा ने जो आगे का एपिसोड है मैं वही बताना चाहता हूँ देश की जनता को। ब्रेन वॉश के साथ साथ बाबा ने ये कहा कि ऐसा एक छोटा सा ऑपरेशन है, डॉक्टरों की टीम बनाई बाकायदा, उसके अंदर 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर MP सिंह और डॉक्टर पंकज गर्ग। MP सिंह अभी भी डेरा में रहते हैं और पंकज गर्ग अभी मोहाली के आसपास रहते हैं, सेक्टर मुझे पता नहीं है। तो उन दोनों डॉक्टरों की टीम द्वारा, ये आदित्य साहब भी उन डॉक्टरों को जानते हैं, उनके फ्रेंड हैं, अच्छे से जानते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। ब्रेन वॉश के बाद ये कहा बाबा ने कि परमात्मा की तुम्हें दर्शन होंगे, परमात्मा का मिलाप होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे डे बाय डे सैकड़े साधुओं के बाबा ने ऑपरेशन कर दिए, उनको कास्ट्रेटेड कर दिया, उनके टेस्टिस रिमूव कर दिए बाबा ने। आदित्य जी सुन पा रहे हैं आप? एक इसमें जो बात आती है हंसराज जी के, जैसे उन्होंने डॉक्टर आदित्य ने एक इशू उठाया, आपके बारे में उठाया है कि जब तक आप डेरा में रहे, कितने साल तक आपके कास्ट्रेशन के बाद आप डेरा में रहे, और तब ये जो बात आज हाईकोर्ट में आप लेकर आए हैं, तब ये बात आपके मन में क्यों नहीं आई और अब क्यों आई, और आज जब ये मामला आपके सामने आया तो ये कैसे आप हाई कोर्ट तक पहुंचे? देखिए, अभी इस मामले को हाई कोर्ट में पहुंचे हुए नहीं, हाई कोर्ट में पहुंचने से पहले और आपके कास्ट्रेशन होने के बीच का जो गैप है, ये इस पर जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें एक और अहम पहलू भी है। जिस तरीके से अभी हम डेरा प्रवक्ता से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से एक और उदाहरण ये दे दिया कि जो भी विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, वो भी हाजिरी लगाते रहते हैं। इन आरोपों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं डेरा प्रमुख पर, उनके खिलाफ लगे आरोपों पर और उन आरोपों के बीच जो आस्था बरकरार है लोगों की उस पर, क्योंकि सवाल आस्था को लेकर कर रहे थे, इसीलिए डेरा प्रवक्ता का गुस्सा भी भड़क गया। शायद वो फोन लाइन से जा चुके हैं, फोन लाइन से वो अब नहीं हमसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा को तमाम मेहमानों के साथ आगे बढ़ाते हैं। राजनीति को इस मुद्दे से जोड़कर देख रहे थे प्रवीण अत्री साहब, जब राजनीति को इस मुद्दे से जोड़कर देख रहे थे तब शायद सवाल सही नहीं लगा था, लेकिन अब खुद डेरा प्रवक्ता ने भी इस बात को दोहरा दिया। क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो जहां तक डेरा सच्चा सौदा की बात है, डेरा सच्चा सौदा का पहले दिन से राजनीति में इंटरेस्ट रहा है। पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं डेरा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता रहा है, जो कि किसी भी रिलीजियस या पंथ या यूं कह लीजिए कि किसी भी साधु संत के लिए मेरे ख्याल से सही नहीं मानी जाती चीज़ के। और डेरा को इससे पहले, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि डेरा खुल के राजनीति में इस ढंग से आया। पहले तो ये होता था इंटरनल डेरा सपोर्ट करता था, कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया डेरा ने इंटरनल, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डेरा खुल के भारतीय जनता पार्टी की फेवर में डेरा ने आके फतवा जारी किया या यूं कह लीजिए सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं देखिए वही क्वेश्चन फिर आ जाता है, आप साधु हैं, आप संत हैं, तो आपका राजनीति से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, आपका सत्ता से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सत्ता में अगर आप सत्ता में भागीदारी करना चाहते हो, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं आपके जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट है। ये एक मैसेज बड़ा स्पष्ट सामने नजर आता है। तो डेरे की इन्वॉल्वमेंट तो कहीं ना कहीं पहले से राजनीति में है, और राजनीति में है तो फिलहाल बीजेपी पर ज्यादा आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन और भी है। देखिए, एक चीज और भी है शारदा जी, बीजेपी के साथ क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद सरकार जाती है डेरे के अंदर
सरकार जाके डेरे के अंदर थैंक्स करके आती है, मतलब सरकार डेरे में नतमस्तक हो जाती है जाके। जरूर इस पर प्रतिक्रिया लेंगे बीजेपी की। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ बने हुए, रमणीक साहब एक बार उनका जवाब ले लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा का खुद ये कहना है कि इस मामले में बीजेपी पर कहीं ना कहीं ज्यादा मेहरबानी डेरे की भी दिख रही है और उनकी जो राज में है वो डेरे के सवाल ज्यादा जरूर उठ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी की इस पूरे मामले पर कार्रवाई रही है उस पर भी सवाल उठाए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आपकी प्रतिक्रिया एक बार फिर से चाहेंगे। डेरा प्रमुख के साथ राजनीति को जोड़कर देख रहे हैं या बीजेपी को जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, किसी डेरे को राजनीति में प्रवेश नहीं कर, यहाँ के लोग डेरों में आस्था रखते हैं और अगर कोई डेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो गलत है जी। और जिस प्रकार से ये डेरा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी की है, अभय सिंह चौटाला को बाप कहा इनका, बड़ी गलत बात है। मैं इस प्रकार की टिप्पणी को और जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट के बारे में कहा कि वो सब कुछ नहीं है, उन्होंने कोर्ट का भी अपमान किया है जी। उनको इस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए। हमारे न्यायालय माननीय हैं, इनका हमें मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। फैसले तो करते हैं जी। अगर उन्होंने डेरे के खिलाफ कोई फैसला जी, अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी जी। जिस प्रकार से वो हर आदमी को डरा रहे थे, धमका रहे थे, गलत बात थी। अगर कोई बात उनके खिलाफ मर्डर के केस हैं इस समय चल रहे हैं जी, इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। वो अपने गुरु को पिता कहें, दादा कहें, कुछ भी कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। बिल्कुल, लेकिन हमारे जो माननीय पैनलिस्ट हैं उनको जिस प्रकार से वो धमका रहे थे वो बर्दाश्त नहीं है जी। बिल्कुल, इसी आस्था पर इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं। कोई साधु है, संत है, उसके अलावा तमाम बातें जी। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से माननीय कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश करना, थोड़ी धूल झाड़े। 2009 में जब पंजाब में इलेक्शन थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसी डेरे में जाकर नतमस्तक हुए थे। एक मिनट, मैं आपकी बात साहब इस मामले में इन्होंने इससे पहले जो टिप्पणी करी थी कि 3 महीने पहले इन्होंने खुद कहा, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि 20 की तफ्तीश 1 महीने के अंदर कंप्लीट की जाएगी। चौहान साहब इस बात को मानेंगे जी। 3 महीने पहले इनकी सरकार थी और 1 महीने का पीरियड खत्म होता था जब ये गवर्नमेंट में एज चीफ मिनिस्टर आसीन थे। अब रही बात, अत्री साहब कह रहे थे कि भाई पूरी की पूरी कैबिनेट और पूरी की पूरी सरकार जाके, देखिए ये फैक्चुअली रॉन्ग है। कुछ लोग गए हैं, आस्था प्रकट करने गए हैं, ये नहीं मैं कहता, मैं रिफ्यूज नहीं करता, गए नहीं है, पर ये कहना कि पूरी कैबिनेट, चलिए पूरी कैबिनेट नहीं गई, लेकिन वो आरोप जो लग रहे हैं, वो आरोप जो लग रहे हैं कि 20 एमएलए जाते हैं, आपके प्रदेश प्रभारी जाते हैं और वो एमएलए को साथ लेके जाते हैं 17 या 20 को, तो आप मेक दी फुल गवर्नमेंट नहीं तो उसमें कसर क्या रहेगी? जानकारी के लिए आपको एक और आपकी देखिए रमणीक साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मुख्यमंत्री जी भी जाने लगे थे। रमणीक साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके मुख्यमंत्री भी जाने लगे थे। एक बार फिर से मुद्दे को सियासी रंग ही दिख रहा है। रमणीक साहब, सियासी रंग मैं नहीं दे रहा, मैं केवल इनकी कही टिप्पणी के ऊपर सियासी रंग इन्होंने, अगर बीजेपी ये कहे कि कांग्रेस या इनेलो ने गलत काम किया है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी चीज को। इसको सियासी रंग देने का प्रयास कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने और अत्री जी ने किया, मैं केवल अपनी पोजीशन के लिए। चलिए बीजेपी की तरफ से स्टैंड चाहते हैं इस पर, क्योंकि बीजेपी देखिए ऐसा है, कोई भी व्यक्ति हो, प्राइवेट सिटीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या साधु संत, डेरा बाबा, कोई भी हो, किसी को भी क्राइम करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती। यदि कोई गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, उसकी बाकायदा जांच हो, उसमें अगर ट्रायल हो रहा है, माननीय हाईकोर्ट ने ट्रायल के आदेश दिए हैं, तो वो ट्रायल हो। पहली बात, और जब देखिए जब मामला सिद्ध हो जाएगा उसके अंदर उनकी प्रोनाउंसमेंट आएगी और सबको माननी पड़ेगी। आप खुद मानते हैं कि कांग्रेस के वक्त में जो जांच प्रक्रिया वो इतनी लंबी चलती रही, तो फिलहाल अब क्यों ना ये आरोप लगे? दूसरी बात, सीबीआई पर भी दबाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं, तो अब कैसे ये माना जाए कि अब फिलहाल जांच प्रक्रिया उतनी निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी? न्यायालय ने जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट यूपीए 2, उस वक्त माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई एक केस पिंजरे का तोता आप कहेंगे जी। हाँ, इट डज नॉट रिमेन दी सेम नाउ। हालात बदल गए, तंत्र बदल गया है। दूसरा,
ये जितने घटना की बात कर रहे हैं, जितने इंसिडेंट्स ये बता रहे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, ये घटना उस वक्त की है जिस वक्त कांग्रेस का यहाँ पे राज था। और मैं आपको एक जानकारी हो, इन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया 19/7/2012 को, और ये बता रहे हैं कि 2009 में इनके साथ इंसिडेंट हुआ है। 3 साल पहले तो ये चुप रही है, पुलिस में जा सकते थे, ये नहीं गए। मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, देखिए 15 जनवरी 1996 को 15 जनवरी 1996 को इन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि मेरा ऑपरेशन किया गया जो वो देखिए, मैं कोई स्टैंड नहीं ले रहा डेरा के फेवर में, ना मैं किसी के व्यक्ति का स्टैंड नहीं ले रहा, परंतु एक बात हम सब समझ लें, अंग्रेजी में एक जुमला है, कहते हैं यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बहला सकते हो, आप सभी को हर वक्त के लिए नहीं बहला सकते जी। जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, सिरमाते हैं, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पिछले डिबेट में मैंने यही कहा था, हमारा पक्ष ये है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, सच्चाई सामने आए और जो गिल्टी है उसको सजा मिले। आप तो बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप अभी खुद डेरा प्रवक्ता ने इस तरीके से इस लहजे में बात की, धमकी भरे लहजे में वो बात कर लेते हैं। और दूसरी बात, हाई कोर्ट के आदेश शायद उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, तो फिर सवाल इसलिए खड़े होते हैं। दिमाग में शायद ये होगा कि उनके पास कोई लीगल रेमेडी है, वो लीगल रेमेडी चलो उसका अधिकार तो सबको होता है, सबको अधिकार। देखिए रमनीक जी से एक बात जानना चाहूंगा, रमनीक जी जो अभी बात कर रहे थे, रमनीक जी हाई कोर्ट ने लगभग 1 महीना पहले, शायद 1 महीने से ज्यादा हो गया, जब ये बात कही थी कि जितने डेरे हैं उनकी रिपोर्ट सबमिट करे सरकार, और 1 महीने के बाद आज टीम जाती है डेरे के अंदर। आपको लगता है कि 1 महीने के बाद जाके टीम को कुछ ऐसा मिलने वाला है वहां पे, या 1 महीने का जो पीरियड था, ये 1 महीना क्यों, ये टीम बहुत पहले नहीं, अगर ऐसी बात थी अत्री साहब, तो माननीय उच्च न्यायालय अपने विवेक से ये कह सकता था कि वे आप 2 दिन के अंदर जांच खत्म करो। अभी नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर भी आएंगे। तोमर साहब आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाते रहते हैं कि इस पार्टी ने जांच को लटका दिया, उस पार्टी ने सीबीआई का प्रयोग कर लिया, लेकिन मुद्दा जो है वो वहीं का वहीं है। अगर किसी शख्स पर आरोप लगते हैं और वो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर किसी भी तरीके से कोई गलत काम करता है, शिकायतकर्ता खुद अपनी बात रखते हैं, उसके बावजूद तमाम बातों को सियासी बातों के बीच में उलझाया जाता है, किस तरीके से समाधान होगा? देखिए, ऐसा है, जो ये प्रवक्ता था डेरे का, इसकी जो भाषा है वो बहुत ही ऐशोबनीय और घटिया है। वो उसी तरह बोल रहा है जैसे रामपाल के डेरे के प्रवक्ता बोलते थे, उसी तरह आपके चैनल को भी धमका रहा है, हम सबको पार्टिसिपेंट्स को धमका रहा है, और वो माननीय हाई कोर्ट को भी धमकाया, यानी अपने आप को वो ला समझ रहा है। तो इनका अंत वही होना है जो रामपाल का हुआ। देखिए, अगर ऐसा कुछ समझ रहा है तो उसके पीछे भी उनकी कोई ना कोई ताकत नजर आ रही है। कोई ताकत की बात नहीं है, ये अंधे हो जाते हैं। इनको ये पता हमारे पास इतने फ्लावर हैं, इतने हमने बंदूक वाले रखे हुए हैं, इतने ट्रेड कर रखे हैं, हमारे लिए जान दे देंगे, हमारे फ्लावर और सारा होगा। तो वो जैसे रामपाल का था, सेम बात वो हो रही है। ये कोई तरीका है? हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट को भी चैलेंज कर रहा है, वो जितने यहाँ बैठे सबको जो है घटिया बात कर रहा है। तेरी आस्था और किसी की आस्था ही नहीं है हिंदुस्तान में। तो इस प्रकार का वही करता है जिसके दिल में कोई भय है, जिसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। ये मेरा अनुभव है, जितने भी डेरे हैं, जिस भी सरकार होती है, ये उसके साथ अपना इमेज बनाने के लिए, सरकार से काम निकलवाने के लिए, अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उस पार्टी का सहारा लेते हैं। मैं राधा स्वामी डेरा ब्यास में रहा 1 साल 4 महीने, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। मैं सिरसा एसएसपी रहा तो उस वक्त वो नामधारियों का डेरा था, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो क्योंकि उस वक्त राज कांग्रेस के होते थे, ये चलता था, करते हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी इनसे फायदा उठा, क्योंकि इनको पता है भी वोट के सारे जीतना है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये एक कड़वी सच्चाई है तोमर साहब जो आपने जिक्र किया है। धीमान साहब, आपसे एक सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है और खुद कृष्णमूर्ति हुड्डा हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कृष्णमूर्ति जी, कहिए। देखिए, मुझे इनकी आपत्ति, बीजेपी के जो प्रवक्ता है इन पे आपत्ति है मुझे। ये भूल गए हैं कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पे छत्रपति रामचंद्र छत्रपति के मर्डर का केस चल रहा है। हाँ। और रामचंद्र छत्रपति जी, और वो जहां जाते हैं अपने हजारों सपोर्टर्स को साथ लेके जाते हैं। उनके ऊपर ये बैन लगना चाहिए। जहां जाते हैं व्यवस्था फैला देते हैं वहां। मैं एक बार गुड़गांव में था तो सिरसा के डेरा के प्रमुख आ गए वहां, एकदम से सैकड़ों लोग, उनके जो बॉडीगार्ड थे,
हमें धक्के मार दिया उन्होंने, और आम आदमी को इतनी असुविधा होती है कि पूछो ना। तो सरकार को इस प्रकार के जो प्राइवेट लोग हैं और जो इस प्रकार की सिक्योरिटी रखते हैं उन पे भी नजर रखनी चाहिए जी। ये जो आज ये बिल्कुल ठीक कहा अत्री जी ने कि इनकी जांच होनी चाहिए थी जिस दिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे जी। आज 1 महीने बाद जांच कर रहे हैं, क्या मिलेगा 1 महीने बाद? जी बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर दीवान साहब, सरकार को जांच करनी चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, सरकार आखिर क्या है? क्योंकि यहाँ पर खुद बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होगी और जांच आगे आगे बढ़ेगी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, वो खुद ये कह रहे हैं कि इस मामले में बीजेपी को फिलहाल काम करना चाहिए। हो सकता है जांच और आगे बढ़ती रहे और उसके बाद अगली सरकार भी है कि जांच आगे बढ़ती रहेगी। कार्रवाई में देरी कहाँ पर नजर आ रही है, कार्रवाई में कमी कहाँ पर नजर आ रही है? क्या लोगों की आस्था का फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है और उसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीति में मिल रहा है? देखिए, 2-3 बातें अलग अलग हैं, मिसमैच होगी। कोई किसी में विश्वास करे, किसी में आस्था रखे, ये सब का बहुत निजी मामला है और इसमें किसी के ऊपर कोई किसी को रोक नहीं सकता, ये उनका अधिकार है। लेकिन कोई स्वेच्छा से माइंड वॉश करके उसको स्वेच्छा से आत्मसमर्पण जिसको बोलते हैं, आत्मसमर्पण करके और ये कहे कि मैं ये साधु बनने के लिए तैयार हूँ, ये अलग विषय है। लेकिन जब 2 साल तक हाई कोर्ट ने विचार विमर्श करने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद जब ये आदेश दिया है कि सीबीआई एफआईआर दर्ज करे, हाई कोर्ट ये भी कह सकती थी कि बिना एफआईआर दर्ज करके जांच करके बताए कोर्ट को, ऐसे आदेश भी दे सकती थी। लेकिन सीबीआई ने कहा एफआईआर दर्ज करे, जांच करे, हम ही इसकी सुपरविजन हमारे करते रहेंगे और हमें रिपोर्ट करे। क्या ये वास्तविकता में इतने लोगों को जो हाई कोर्ट में सूची दी गई है इनको साधुवाद बनाया गया इनको? नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा विषय जो घूम फिर के वाद विवाद में फंसा हुआ है, कांग्रेस ने भी नतमस्तक हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी वहां पर नतमस्तक हुए हैं डेरा में। INLD के टाइम में वो भी डेरा का समर्थन लेने जाते थे। और बीजेपी अब क्योंकि अंतिम चरण में जिस तरीके से खुल के विधानसभा के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा और उनके जो प्रमुख हैं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो, लेकिन वोट डालने के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो कहा कि सब वोट डालें, तो उसका सीधा सा मैसेज था कि बीजेपी को उन्होंने वो अपने समर्थकों को कहा कि बीजेपी को वोट डालें। इसका फायदा कैसे पता लग सकता है कि बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है? हाई कोर्ट में जब रामपाल वाले मामले में सुनवाई हो रही थी तो हाई कोर्ट ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा में जो एक सेना की इंटरनल सिक्योरिटी की जो एजेंसी की थी, उन्होंने कहा था कि वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो उनके बॉडीगार्ड बनते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था, सेना ने कहा था उसकी जांच होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि सभी डेरों की जांच करो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में जितने डेरे हैं। तो बीजेपी ने कहा था कि नहीं, वहां पर ऐसा काम नहीं होता है। बीजेपी मींस गवर्नमेंट के वकील ने कहा। और अब जो दूसरा मामला था भी इसमें, जिसमें सीबीआई को जांच करने के लिए कहा, इसमें हरियाणा पुलिस को कहा था और हरियाणा पुलिस ने एक ऐसी दलील मतलब आज हरियाणा सरकार ने दी कि जी हमें तो ये सूची 166 लोगों की सूची मिली ही कल है, हम अब इतनी जल्दी कैसे जांच कर लेते? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट ने इस बात से नाराज होकर कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा पुलिस इस तरीके से जांच कर पाएगी और सीबीआई को जांच दे दी। नहीं तो पहले कई बार सारे मामलों में जिसमें सीबीआई की जांच की मांग की जाती है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट एकदम से सीबीआई की जांच नहीं बोलता है, स्टेट की पुलिस को बोल रहा है कि आप जांच करें। इसलिए 3 चीजें मिसमैच हो रही है। जहां तक है जो रेप का मामला और जो दूसरे हत्या के मामले, वो तो सर्वविदिता कि सीबीआई की विशेष अदालत में वो चल रहा है। और जहां तक हुड्डा साहब ने भी कहा कि जहां पर जाते हैं इनके फॉलोअर्स आ जाते हैं, इसीलिए सबसे पहली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी होती है ये इनके मामले में हुई है कि सिरसा में अदालत में वो आते हैं और यहाँ पर सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां पर होती है, ताकि जैसे रामपाल के मामले में चंडीगढ़ में 100 लाख 1.25 लाख लोग आ गए थे, एक बार जब इनके मामले में ऐसे 1.25 लाख लोग आ गए थे इनके अनुयायी अपने गुरु के दर्शन करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई थी। तो जो सच्चाई हम किसी की डेरे की आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो उनके अनुयायी हैं वो अपने गुरु को क्या कहते हैं हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा सवाल तो यह है कि जो हाई कोर्ट ने आज निर्देश दिए हैं वो उस मामले की जांच, जो आज बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं जी जांच होनी चाहिए, तो इसमें बीजेपी का क्या हो? तो सीबीआई ने जांच करना है। बिल्कुल हरियाणा सरकार का तो अब कोई लेना देना उसमें नहीं था। सीबीआई उस पर तो नाराजगी एक तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से दिखा दी गई है। मैं अपने साथ साथ जो हमने हंसराज जी से पूछा था वो थोड़ा में सवाल हमारा रहता है, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने इतनी देरी क्यों की, क्यों बाहर आए, क्यों आप इतने समर्पित हो गए अपने कास्टेशन के लिए?
मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज इसे पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। हाँ नहीं हम इसलिए आपको बुलाया हमने। आप मुद्दे से डिट्रैक्ट नहीं होने देते रहे हम, कोई नहीं, हम आपके पास इसलिए आए हैं। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देर से क्यों आए। देरी का एक ही कारण था कि मैं बाउंडेड था वहाँ पे, मुझे किसी भी तरीके से बाबा ने वहाँ से निकलने नहीं दिया। मैंने बाबा को कई लेटर लिखे और मैंने बाबा को रूबरू मैंने बोला भी बाबा को कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। तो बाबा मुझे हर बार टॉर्चर करता रहा, मुझे रोकता रहा। तो 15 अक्टूबर 2009 को मैं वहाँ आने में सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद मैं जब मैं 96 में गया था तो एक नासमझ बच्चा था, मुझे ये नहीं पता था कि कोर्ट को रास्ते कौन से जाते हैं, दुनियादारी को रास्ते कौन से जाते हैं। एक साधु मत से जब इंसान कोई बाहर निकलता है तो उसको दुनियादारी के सिस्टम क्या उसको पता नहीं होता। तो ये सिस्टम ढूंढने में भी मुझे 1.5 से 2 साल लग गए। मुझे एक अच्छे लेवल के, मुझे एक अच्छे लॉयर नहीं मिल रहे थे। तो मुझे जैसे ही नवकिरण जी, तो मैं उनका थैंक्सफुल हूँ, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ा है, एक पैसा भी नहीं लिया, कागज के जो पैसे होते हैं वो भी नहीं मेरे से लिए किसी भी तरह से। तो मैं उनको थैंक्स कहना, हार्डली थैंक्स बोलना चाहूंगा नवकिरण जी को। तो जैसे ही मुझे मिले तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा अगर तू स्टैंड रहेगा, तू सच्चा है तो तेरे को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आज वो चीज़ सामने आ गई है। तो उसके बाद जब मैंने हरियाणा पुलिस को ये हुआ था कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, तो हरियाणा पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद लेफ्ट राइट करती रही, आनाकानी करती रही। और जब कुछ टाइम पहले मैंने फरवरी 2013 में सीएम हुड्डा साहब को लेटर लिखा था कि मेरे केस को थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेके आइए। तो उस टाइम सीएम हुड्डा भी थे, उस टाइम पावर में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब मैं बीजेपी वालों को भी कह रहा हूं कि प्लीज सच्चाई को उजागर करने में आप मदद करें। 166 लोगों की लिस्ट आपकी तरफ से दी गई थी और पुलिस का कहना है कि उन्हें लिस्ट नहीं मिली। इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? नहीं, पुलिस के पास ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन पुलिस इस मुद्दे पे काम करना ही नहीं चाहती। तभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ नाराजगी जताई। चलिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, गंभीर भी है और इस पर वक्त बेहद अब कम बचा है, क्योंकि आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे रमणीक मान जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इतने जो लिस्ट भी दे दी गई, जांच के नाम पर कुछ सामने नहीं आया, बाकी सरकारों ने क्या किया उस पर छोड़ दीजिए। फिलहाल बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर रहती है अगर इस तरह की लापरवाही होती है, जांच में कहीं पर भी गंभीरता नजर नहीं आती है? तो देखिए, ये अब फिर दोबारा अभी आप सब डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी फैक्चुअली गलत है, आपका प्रश्न ही गलत है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय, देखिए एक मिनट आप प्लीज देखो, पता क्या है, आप जब लॉ की बात करोगे ना तो आप ना पुलिस को ना कोर्ट को बाहर निकाल सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये मैटर सीबीआई को रेफर कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट से सहायता चाहिए होगी पूरी सहायता मिलेगी जी। वी आर नॉट इंक्लाइनिंग, हम किसी की तरफ झुकाव नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी हम पक्षपात करेंगे, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और पिछले डिबेट में भी यही मेरा कहना था, आज भी। क्या इस मुद्दे पर एक आखिरी प्रतिक्रिया, ये जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि जो 166 लोगों की लिस्ट सौंपने के बावजूद पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्हें लिस्ट नहीं मिली या जांच के नाम पर कुछ सामने नहीं आया, उस पर क्या? इसके फैक्ट्स मुझे नहीं पता, जब तक मैं चेक ना कर लूं मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। एक हम तोमर साहब से जरूर पूछना, डॉक्टर साहब एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आपने जो बोला था कि इंडियन नेशनल लोकदल भी डेरे में समर्थन मांगने गई, ये आपसे फैक्ट से थोड़ा सा हट के बात कर रहे थे। हम डेरे के अंदर नहीं गए समर्थन मांगने। नहीं आज की बात नहीं है अत्रे साहब, आज की बात नहीं है, ये सब पुरानी बातें हो रही हैं। नहीं आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। अब तो हमने कहा कि बीजेपी को समर्थन दिया। बिल्कुल, चर्चा में वक्त बिल्कुल है। तोमर साहब से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर मैं जरूर एक सवाल पूछना चाहूंगी। सरकार का दबाव और ये सब कोर्ट में मामला जाने के बाद की बात है, लेकिन इससे पहले जब पुलिस के पास मामला दिया गया था उसमें पुलिस कुछ नहीं करती है, तो किसी ना किसी तरीके का दबाव रहता है और किस तरीके की जो उनकी बातें होती हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद इन सब मामलों को झेल चुके हैं। जी, पुलिस की फंक्शन तो जनरल के हाथ में होती है। अगर डीजीपी चाहेगा तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी जी। अच्छा, एक मैं धीमान साहब ने कहा था कि भाई दोनों, जब रामपाल जी भी आए और ये भी आए यहाँ, तो 1.5 लाख के करीब आदमी दर्शन करने के लिए आए। वो दर्शन करने के लिए, थ्रेट करने के लिए आए थे। जुडिशरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे गुरु की तरफ हाथ डाला तो हम ऐसी तैसी करते हैं। जिस तरीके से अब फोन पर भी एक तोमर साहब ये जरूर जानना चाहेंगे, बीइंग पुलिस ऑफिसर, आप इतने वरिष्ठ जांच अधिकारी रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सब आपने जांच की है। अभी जो ये ताजा मामला जो आपके सामने आया फैक्ट्स में, इसमें सीबीआई किस तरीके से, कितनी जल्दी, क्या लग रहा है आपको कि 2-3 महीने में ये जांच कर पाएगी या बहुत लंबा चल पाएगा? देखिए, ये हाई कोर्ट की जो है निगरानी में तफ्तीश होगी और हर हालत में टाइम बाउंड होगी।
इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। जी बिल्कुल, बहरहाल ये कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर जरूर अब जांच सीबीआई के पास पहुंच चुकी है और सीबीआई जांच में आगे क्या कुछ निकल कर आता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि लोगों की आस्था जहां पर भी हो, लोगों की आस्था पर सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जहां पर लोगों की आस्था है, अगर उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों के बाद सफाई मांगने पर भी अगर इस तरह की धमकी दी जाती है तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर उनमें लोगों की आस्था है तो उस आस्था के पीछे क्या कुछ लोगों के मकसद हैं और क्या कुछ सवाल यहाँ पर बने रहते हैं बाकायदा। बहरहाल सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। आज चर्चा में इतना ही, बने रहिए वंतैल कार्याणा के साथ। नमस्कार।